हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग महान्यायवादी तक बहुत अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कवर कर लिया है। उसमें थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर सभी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और ऐसे ही महान्यायवादी तक बहुत अच्छे तरीके से फुल्ली पहली क्लास से लेकर के अभी तक सब ऐसे ही कवर किया है। थ्योरी में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एमसीक्यूज में और वन लाइनर भी, क्योंकि ये सेशन होता ही इसीलिए, एमसीक्यूज और वन लाइनर होता ही हम लोगों को एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए, क्योंकि हम लोग अमूमन तैयारी के दौरान सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं, नौकरी इसलिए नहीं लग पाती है क्योंकि हम लोग केवल और केवल पढ़ते जाते हैं, ना तो रिवीजन करते हैं, ना ही प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पर सब चीजें एक साथ कराई जाती हैं। थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, रिवीजन भी कराया जाता है, एमसीक्यूज और वन लाइनर भी कराया जाता है और उसी के तहत भी रिवीजन करा दिया जाता है। तो हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 76 तक मतलब महान्यायवादी तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। अब हम लोगों की बारी है संसद की। दोस्तों संसद जो होती है हमारे संविधान के भाग 5 में आती है और भाग 5 हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ये चीज हम लोग बहुत पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 ये सब ना ध्यान दें। कार्यपालिका दोस्तों जो हम लोग 52 से 78 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 52 से राष्ट्रपति शुरुआत होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आ जाते हैं और उनके फिर 76 में महान्यायवादी आ जाते हैं और 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य आ जाते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा अध्याय। अध्याय दूसरा आ जाता है संसद। संसद हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है, संसद की संरचना। और संसद में जो विधायिका में जो गतिविधियां होती हैं उससे संबंध में 122 अनुच्छेद तक निहित है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे ये सब चीजें। तो अध्याय 2 में आता है संसद। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ के लिए एक संसद होगी। जैसे राज्यों के लिए विधानमंडल होती है ऐसे ही संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि संसद के कितने अंग हैं, ठीक है। हम लोग नहीं पढ़े होंगे तो अमूमन राज्यसभा और लोकसभा मार के चले आएंगे, लेकिन संसद के दोस्तों 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ध्यान देना है। और राज्यसभा के गठन के बारे में, राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में दी गई है। अब हम लोगों का ये पूरा सेशन राज्यसभा से संबंधित होगा, ठीक है। और कल का सेशन जो आएगा वो राज्यसभा से प्रश्नावली यहां होंगी, उसमें एमसीक्यूज, वन लाइनर भी होंगे, तो हम लोगों की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। राज्यसभा की संरचना में देखते हैं, राज्यसभा का गठन सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को होता। हम लोग देखते हैं 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है। जैसे आज होता है, आज 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। और 3 में 10 जोड़ देंगे, 3 का 13 कर दिए और 13 अप्रैल में एक माह बाद अप्रैल मई, तो 3 का 13 कर दिए और आगे बढ़ना ही था, तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक होती है। गठन पहले होगा, बैठक बाद में होगा, ठीक है। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अमूमन हम लोग अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग उच्च सदन और निम्न सदन में कंफ्यूज होते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। उच्च सदन इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका तो कभी विघटन नहीं होता राज्यसभा का, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो विशिष्टता के आधार पर इसमें चुने जाते हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है, ध्यान देना है। इसकी अधिकतम सीटों के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। इसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती है, ठीक। और उसमें से 238 और प्लस 12, ये ध्यान देना, 238 और 12 जोड़ देंगे 250 हो जाएगा। 238 जो होता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। जैसे राज्यों से हम देखते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं इन सब के बारे में, ठीक। केवल 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? दिल्ली है, दिल्ली में हम लोगों को पता है विधानसभा है, तो विधानसभा से चुने जाते हैं। पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, तो यहां से चुने जाते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद भी है। और जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, तो यहां से चुने जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली से 3 है, पौंडीचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 है, तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने लोग हैं? तो 4, 3, 7, 1, 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अब जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये कौन से सदस्य होते हैं? ये होते हैं 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से माने, मतलब इनको मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है, ठीक है। और जो अभी निर्वाचित थे वर्तमान में, मतलब टोटल जो कितनी सीटें हो सकती हैं राज्यसभा की? 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है, ठीक है। और निर्वाचित कितने होते थे? 238 होते थे, लेकिन वर्तमान में निर्वाचित कितने हैं? 233 हैं। और मनोनीत तो 12 हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सीटों का जो बंटवारा किया जाता है राज्यसभा में, वो किस आधार पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो चौथी अनुसूची के अनुसार, और सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और इसका वर्णन कहां पर लिखा गया है? चौथी अनुसूची में हमारे संविधान के, ठीक है। ये ध्यान देना है। निर्वाचन देखते हैं, अभी ऊपर आया था निर्वाचन, तो जो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, इनका निर्वाचन कैसे होता है ये देखते हैं। जो वर्तमान में 233 हैं, हो सकते हैं 238, ठीक है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब प्रत्यक्ष हम लोग नहीं चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, हम लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधान परिषद, विधानसभा में, विधानसभा के सदस्य विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। और किस आधार पर होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं। इस 403 में बीजेपी की कुछ सीटें हैं, इसमें सपा की कुछ सीटें होंगी, इसमें बसपा की कुछ सीटें होंगी, और इसमें अनेक पार्टियां की होंगी, कुछ निर्दलीय भी होंगे, ठीक है। तो ये जो 403 सीटों में, इसमें जितनी पार्टियों को जो जो क्रम में वोट मिला होगा, मतलब जितनी जितनी उनकी सीटें होंगी, उस सीटों के अनुपात में ये जो है अपने सदस्य भेज सकते हैं। मान लीजिए 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं, ठीक है। और बीजेपी को सबसे ज्यादा इसमें मान लीजिए 200 वोट मिले, मतलब 200 सीटें मिली, तो लगभग 50% मिली, ठीक है। तो अब इसी का 50% लगभग 29 मतलब 14-15 जो है कौन? बीजेपी को मिल जाएगी, मतलब उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में इनको सीटें प्राप्त होती हैं, अगर सीटें उनको मिलती हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, यही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति दोस्तों, ठीक है। अब राज्यसभा में जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद द्वारा निर्धारित हो, मतलब संसद निर्धारित करेगी जो संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। अब योग्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष का हो, और संसद अन्य योग्यताएं तय कर सकती है, ठीक है। ये ध्यान देना है। और इसकी योग्यता के बारे में एक चीज और हम लोगों को ध्यान देना है कि पूरे भारत देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, पंजीकृत मतदाता होगा तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख लेगा दोस्तों, ठीक है। ये चीजें हमको ध्यान देनी है। कार्यकाल क्या होता है? अब यहां पर एक ट्रिक फंसता है, कार्यकाल पूछ लेता है। राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा क्या होती है? एक स्थायी सदन होती है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और संविधान में यह वर्णित नहीं है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अगर दे देता है क्वेश्चन संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आरपीए एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इसके सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण 6 वर्ष किया गया है, और उसमें यह बताया गया कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति। पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं। अब इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब सभापति के बारे में देख लेते हैं क्या है। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में, जब हम लोग उपराष्ट्रपति वाला देख रहे हैं तो उसमें ही पढ़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं वहां पढ़े तो यहां हम 64 लिखेंगे ही नहीं, यहां भी लिखेंगे, और जहां जहां मिलेगा वहां वहां लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? किसी पद पर रहने के कारण यदि उसको किसी अन्य क्षेत्र का कार्यभार उसको सौंपा जाता है, वो पदेन सभापति होता है। मतलब उस पद पर रहने के कारण किसी को सभापतित्व दे दिया गया, मतलब यहां पर कोई भी हो, उपराष्ट्रपति कोई भी होगा, वो राज्यसभा का सभापति ही होगा, ठीक है। ध्यान देना है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ते नहीं प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति का
पद कौन धार राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट पद है, वो पद कभी खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुरंत जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा उस समय। उपराष्ट्रपति के पास एक कार्य और होता है, राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करना, ठीक है। अब जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो ये राज्यसभा के सभापतित्व नहीं कर पाएंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे तो उनको वेतन किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा, ना कि राज्यसभा के सभापति का, ठीक है। वही लिखा है, उनको सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं प्राप्त होता, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के कारण उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा, ठीक। ध्यान देना है, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब कोई उपराष्ट्रपति है उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो उसको हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है तो वो सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा, तो वो सभापतित्व तो राज्यसभा का नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। मतलब उपराष्ट्रपति को यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प यदि प्रस्तावित है, विचाराधीन है, तो वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। और अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। यह राज्यसभा का एक विशेषाधिकार है और यहां पर इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा शक्ति है। क्वेश्चन आता है ना कि कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो ये एक अनुच्छेद आ गया 67, क्योंकि 67 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में पहली बार लाया जाता है, ठीक है। यह ध्यान देना है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प, ठीक है। पहली बार आएगा तो केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। अब देख लेते तो उपसभापति का। उपसभापति राज्यसभा, अब सभापति का हो गया चुनाव, सभापति चुनाव क्या हुआ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापतित्व करते हैं। उपसभापति कौन होता है, अब उपसभापति को राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को चुनती है, ठीक है। जो भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे उसमें से सारे सदस्य मिलकर के किसी एक को उपसभापति चुनते हैं दोस्तों, ठीक। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। मतलब अगर सभापति का पद रिक्त होता, रिक्त कई कारण से होता, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे। अब यहां पर राज्यसभा के तो सभापति का सीट खाली हो गई, तो अब राज्यसभा का जो सभापतित्व करेंगे वो उपसभापति करेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब किसी भी कारणवश यदि सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करते हैं, ये चीज ध्यान देना है। अब पद में रिक्ति, पद में रिक्ति देख लेते हैं। यदि उपसभापति का पद रिक्त होता है, मतलब पद रिक्त मतलब जब वह उपसभापति राज्यसभा का सदस्य ना रह जाए, ये इसका मतलब ये हुआ। तो इसका क्या क्या प्रावधान है, वो सभापति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है, उपसभापति अपने पद को त्यागने के लिए सभापति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है, और अगर उपसभापति को हटाने का संकल्प लाया जाता है तो 14 मतलब तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसको 14 दिन पहले की नोटिस देनी होगी। उपसभापति को उसके सदस्य ही हटा सकते हैं प्रभावी बहुमत के द्वारा, ठीक है। तो उपसभा मतलब 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दिया जाना आवश्यक है, और किसके द्वारा, तत्कालीन सदस्यों के द्वारा। मतलब अगर राज्यसभा में कोई पद रिक्त है, कोई नहीं है, तो इन सब चीजों को हटा करके जो तत्कालीन सदस्य होते हैं उनके बहुमत के द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके उपसभापति को हटाने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सभापति के कार्य, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सभापति के क्या क्या कार्य होते हैं। सभापति का कार्य, पहली बात, कोई भी सभापति हो सदन की भूमिका का संचालन करते हैं, ठीक है। सदन की कार्यवाहियों का संचालन, कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं कार्य करना है, ठीक है। अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं सदन का, ठीक है। निर्णायक मत देते हैं, और निर्णायक मत तभी देते हैं जब मतदान बराबर की स्थिति में हो। ऐसे नहीं कि मतलब कभी भी मतदान कर दें, हर समय मतदान करेंगे, कोई बिल आया, कोई प्रस्ताव आया, हर समय मतदान करना, हर समय मतदान नहीं करेंगे। जब मतदान की ऐसी स्थिति होगी जब दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर होगा, उस समय इनका मत निर्णायक मत के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है। यदि पद रिक्त है इनका तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करते हैं, मतलब सभापति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करते हैं वो सभापतित्व करता है। मतलब इसके बारे में अनेक प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और यदि वे पद रिक्त है, यदि वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब किसी कारणवश नहीं आए या तबीयत खराब हो गई, कोई और कारण हो गया, अनुपस्थित हैं, तो एक पैनल होता है, और पैनल उसमें 10 नाम उसमें होते हैं, 10 लोगों का नाम होता है, और राज्यसभा का सभापति ही वो 10 लोगों का नाम पहले से ही दिया होता है।
ठीक है। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह उस 10 नामों की घोषणा करते हैं और उसमें से फिर जो है चुनाव किया जाता है कि कौन सभापतित्व करेगा राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब दोस्तों क्या होता है कि किसी भी सदन के कार्य को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, जैसे एमएसपी होता है ना, न्यूनतम उनको मिलना ही चाहिए, ऐसे ही इसमें है गणपूर्ति में क्या है कि न्यूनतम इतने सदस्य होंगे तभी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो न्यूनतम कितने होते हैं, गणपूर्ति हमेशा 10% होती है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250। तो 250 का 10% कहें या 1/10 कहें, 25 होती है, ठीक है, बात वही होगी। अब गणपूर्ति के बाद आता है राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है। तो राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है वो पीएम के द्वारा नामित होता है। मतलब राज्यसभा में सदन का नेता, और लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री खुद होते हैं। यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री खुद होंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी से नामित करते हैं, ठीक। विपक्ष का नेता कौन होता है, तो विपक्ष द्वारा नामित होता है। और विपक्ष द्वारा नामित होने के लिए या मतलब विपक्ष का नेता होने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है कि विपक्ष वही होगा जिसे सदन की संख्या का न्यूनतम 1/10 सीट हासिल हो, ठीक है। मतलब अगर भारत मतलब जो है मतलब राज्यसभा में 250 सीटें हैं, तो 250 सीटें में अगर उसको 25 सीटें उस दल को प्राप्त हैं तभी वह विपक्ष के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और ये नियम 1977 के कानून से बनाया गया है, ठीक है। और जो विपक्ष का नेता होता है ना दोस्तों, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, ठीक है। अब आता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2003 में एक ऐसा प्रावधान किया गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब पूरे भारत देश का कहीं का, मतलब पूरे भारत का नागरिक हो, और मतलब भारत का नागरिक हो और वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब वो पंजीकृत मतदाता हो, उसका नाम निर्वाचक नामावली में हो, तो वो पूरे भारत देश में कहीं से भी राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना। इसके पहले क्या होता था, उसी राज्य का सदस्य होना चाहिए। मतलब उसी राज्य में 2003 के पहले उसी राज्य की मतदाता सूची में वो पंजीकृत मतदाता होना उसके लिए आवश्यक होता था। लेकिन 2003 में इसको संशोधित कर दिया गया, और 2003 में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि पूरे भारत देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र का यदि वो पंजीकृत मतदाता है तो वो राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, पूरे भारत देश से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का अर्थात राज्यसभा का सदस्य है, अभी देखे थे अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा में सदन का नेता होगा। लेकिन यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, यदि वो राज्यसभा का सदस्य है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और चूंकि लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्य ही उस पर जो है मतदान करते हैं, ठीक है। इसलिए लोकसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य उसमें मतदान नहीं करता है। और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए, तो उस पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे दोस्तों। ये चीज ध्यान देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुच्छेद 109। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है अनुच्छेद 109 से। अनुच्छेद हमको बस ध्यान देना है। हम लोग ये देखते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं कि नहीं, धन विधेयक केवल प्रथम बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये किसमें दिया गया है, ये अनुच्छेद 109 में दिया गया है, ठीक है। हमको इसके साथ भी अनुच्छेद 109 ध्यान रखना है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात, लोकसभा में धन विधेयक पारित हुआ मतलब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। और जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन के भीतर वो अपनी सिफारिशें लोकसभा को देती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। मतलब धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा,
वहां से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसको 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है, 14 दिन के भीतर वो अपनी सिफारिशें लोकसभा को देती है। ठीक है, अब जो सिफारिश वो लोकसभा को देती है, लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, उसके लिए लोकसभा स्वतंत्र है। मतलब 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा अपनी सिफारिश देती है तो लोकसभा उस सिफारिश को मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र, तो मानो या ना मानो उसके लिए लोकसभा स्वतंत्र है दोस्तों। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को वो धन विधेयक वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया था। मतलब राज्यसभा को धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोकने की अनुमति है। अगर 14 दिन के भीतर उसने नहीं लौटाया लोकसभा को, तो जिस रूप में लोकसभा ने राज्यसभा को प्रस्तुत किया था उसे उसी रूप में पास हुआ माना जाएगा। ठीक है, यह ध्यान देना है। अतः धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को संशोधन करने की शक्ति है। संशोधन करने की शक्ति नहीं है, संशोधन और की सिफारिश करने की शक्ति है। संशोधन की सिफारिश करेगी लेकिन लोकसभा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, यह ध्यान देना है। अब अनुच्छेद 112 में हम लोग बजट पढ़ते हैं। बजट चूंकि संविधान में नहीं वर्णित है, उसकी जगह पर एक शब्द आता है राष्ट्रीय वित्तीय विवरण। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के आय और व्यय होते हैं और जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में प्रस्तुत कराया जाएगा और दोनों सदनों में बजट पर बहस होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख देते हैं अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांगे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुदान की मांगे लोकसभा में रखी जाती हैं और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। राज्यसभा को अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। गांठ मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से कि अनुदान की मांगे पर लोकसभा को मतदान का अधिकार है, राज्यसभा को भी मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो गलत हो जाएगा। केवल और केवल राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त है, केवल और केवल लोकसभा को मतदान का अधिकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है अनुच्छेद 312, ये इसकी कुछ विशिष्ट शक्तियों में आ जाता है राज्यसभा के। अभी हम लोग अनुच्छेद 67 देख लिए थे, उसकी विशिष्ट शक्तियां उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा प्रथम अवस्था में। ठीक है, अब 312 में भी इसकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। विशिष्ट शक्तियों में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। मतलब नई अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे हम लोग देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा, जब मान लीजिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना है, तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने के लिए उसकी जो संस्तुति देगी सबसे पहले लोकसभा नहीं देगी, उसका अधिकार ही राज्यसभा को है। अनुच्छेद 312 कहते हैं, मतलब नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकाधिकार है। ठीक है, मतलब वही पहले उसको पास करके भेजेगी, तब संसद उसको पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है दोस्तों, गठन करती है। अनुच्छेद 249, इसमें भी राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 67 हो गया, अनुच्छेद 312 हो गया, अब अनुच्छेद 249 भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अनुच्छेद 249 में क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, यदि राज्य सूची के किसी विषय पर, हम लोगों को अमूमन पता है कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? राज्य बनाती है। संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? संघ बनाती है। समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? संघ और राज्य दोनों बनाती है। यदि किसी बात पर वहां पर विवाद होता है तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? राज्य बनाती है, संघ तो बनाती नहीं। लेकिन यहां पर एक पेंच है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, विधि बनाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, तो ऐसा संकल्प राज्यसभा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तभी संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। मतलब अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि कोई ऐसी आवश्यक कार्य आ जाता है या कोई ऐसी आवश्यक राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक
किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो राज्यसभा पहले उसको उपस्थित और जितने भी उपस्थित और मत देने वाले लोग होंगे राज्यसभा में उसका 2/3 सदस्य होंगे। अगर वो 2/3 बहुमत से पारित होता है संकल्प तब जाके उस पर संसद कानून बनाती है, अन्यथा राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा की बढ़त लोकसभा पर हम लोग देख लिए अनुच्छेद 67, 249 और 312 में मिल जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परंतु ऐसा प्रस्ताव जो ये लोकसभा वाला आया था, मतलब अनुच्छेद 249 के तहत है कि अगर राष्ट्रीय हित के विषय में कोई आवश्यक है तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पास करती है और फिर संसद उस पर कानून बनाती है। और संसद अगर कानून बना देती है उसके बाद कह रहा है कि परंतु ऐसा कानून 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ऐसा राज्यसभा पास कर देती है और संसद कानून बना देती, कानून बनाने के बाद 1 वर्ष तक अधिकतम वो कानून रहेगा। 1 वर्ष के बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा अगर राज्यसभा अपना संकल्प पुनः 2/3 बहुमत से पास नहीं करती है। दोस्तों ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 250। 250 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपातकाल के संदर्भ में। आपातकाल की स्थिति में किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे समवर्ती सूची, चाहे वो केंद्र सूची पर तो बनाती है। तो समवर्ती सूची, राज्य सूची के भी विषय पर अनुच्छेद 250 के तहत संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है और आपातकाल के दौरान बना सकती है। दोस्तों ठीक है, ये ध्यान देना। परंतु लेकिन आपातकाल की समाप्ति होने पर, आपातकाल समाप्त हो गया तो जो कानून अनुच्छेद 250 के तहत बनाया गया है वो 6 माह तक ही रहेगा। 6 माह की अवधि से अधिक या प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। ठीक, तो ये ध्यान देना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 252 आ जाता है। अनुच्छेद 252 के तहत दोस्तों क्या है, 2 प्लस 2 है ना, 5 को प्लस मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस मान लेते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल यदि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के कानून बनाने की इजाजत देते हैं, संसद द्वारा कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। मान लीजिए कोई 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, वो ये चाहते हैं कि इस विषय पर, चाहे कृषि का विषय हो या पुलिस का विषय है या भूमि का विषय, जो राज्य सूची का विषय हो, उस विषय पर संसद कानून बनाए। 2 या 2 से अधिक राज्य मिल गए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे मिल गए 2 या 2 से अधिक राज्य मिल गए कि इन विषय पर, ये राज्य सूची का विषय है, इस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और उसके बाद मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार उसमें जुड़े, पहले ये तीनों राज्य कहे कि संसद इस विषय पर कानून बनाएगी, ये कृषि का राज्य सूची का विषय है, संसद इस पर कानून बनाएगी। ठीक है, ये पुलिस है, ये राज्य सूची का विषय है, संसद इस पर कानून बनाएगी। मान लीजिए शुरुआत में केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार उसमें शामिल थे, लेकिन बाद में और भी राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं। वही कह रहा, बाद में इस संबंध में कोई भी राज्य इससे जुड़ सकता है, लेकिन यह ध्यान देना है, संसद कानून बना दी राज्य के राज्य सूची के विषय पर, और उसमें संशोधन कौन कर सकती है? संशोधन ये नहीं कि राज्य सूची का विषय राज्य करेगी संशोधन, कानून बनाई है संसद तो संशोधन भी संसद करेगी दोस्तों। परंतु इन विषयों पर संशोधन संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 253, ये सभी राज्यसभा से संबंधित हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना अनुच्छेद 250, 251, 52, 53, ये फिर आएगा, फिर रिवीजन होगा। ऐसे ही हम लोग पूरे संविधान को पढ़ते, एक बार में पढ़ते ही समय हम लोग 4, 5, 6 बार रिवीजन कर लेंगे, और एमसीक्यूज और वन लाइनर लगाते हैं तो एग्जाम के लिए भी तैयार होते चले जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 253 कहता है संसद को किसी अन्य देश के साथ, मतलब अगर संसद या भारत किसी अन्य देश के साथ कोई संधि करती है, कोई समझौता करती है, और उस संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अनुच्छेद 253 के तहत संसद यदि किसी अन्य देशों के साथ हुए संधि या समझौते को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो संसद के द्वारा उस विषय पर कानून बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो राज्य सूची का हो, चाहे समवर्ती सूची का हो, केंद्र सूची का तो बनाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। तो दोस्तों राज्यसभा से संबंधित सभी चीजें कवर हो गई हैं। अगर क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग इसमें राज्यसभा से संबंधित एमसीक्यूज और वन लाइनर भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि एग्जाम में हम लोगों के लिए काफी
हेल्पफुल होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज और वन लाइनर लोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए वो लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ हम लोग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।